हेलो बच्चा पार्टी। मैं हूं आपका आसू सिंह सर। बेटा लास्ट क्लास में जो है हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि डाइजेशन क्या होता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, जिसमें हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल का और एसोसिएटेड ग्लैंड का। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल को हमने पढ़ना बेटा शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, ओरल कैविटी है ना। ओरल कैविटी के बारे में देखा था, वेस्टिब्यूल्स समझा था कि क्या होती है ना। बकल कैविटी के बारे में बात की थी और उसके बाद बेटा ओरल कैविटी का फर्स्ट पार्ट यानी कि टीथ के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। टीथ का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, टाइप्स ऑफ टीथ क्या क्या हमारे में प्रेजेंट होता है, इन बातों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बेटा आज के क्लास में जो है हम आगे रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, जैसे टंग, आपका इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़े, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं लास्ट क्लास को पहले 2 से 3 मिनट में आपको रिवीजन कराते हैं, है ना। तो अपनी पेन एंड कॉपी को छोड़ दो डेस्क पे और सीधा कंसंट्रेट होकर मेरे पे फोकस करना। मैं आपको लास्ट क्लास रिकॉल कराता हूँ। बेटा डाइजेशन हमने स्टार्ट किया था तो क्या बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए वो हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं। जो हमारा फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहने का मतलब वो जो है लार्ज फॉर्म में होता है, जिसको हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और सेल तक जाके और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसको हमको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना होता है ना। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? इट इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस by which it break down complex carbohydrate into simple absorbable food, है ना। complex food into simple absorbable food, है ना। ये मैंने लास्ट में बताया था। इसमें 2 इवेंट इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस और क्या होता है बताओ बताओ। मैकेनिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना। क्योंकि मैकेनिकल में क्या क्या आती है, मेस्टिकेशन, चबाना और चर्निंग ऑफ फूड, है ना। और बायोकेमिकल में इंजाइम, इंजाइम जो है मेजर रोल प्ले करते हैं। अच्छा ये भी बताया था कि जितने भी डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं बेटा वो हाइड्रोलिटिक होते हैं, मतलब वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं। वाटर क्या है, वाटर जो है वो प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में हो रही है, मेटाबॉलिक कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसमें मेजर रोल प्ले करता है वाटर। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद हमने बताया था बेटा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक हमने किया था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा किया था एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में बेटा हमने स्टार्ट किया था माउथ से, है ना, ओरल कैविटी से, और लीड किया था टिल एनएस, जिसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आपको याद होगा फोरगट, मिडगट और हिंडगट। हिंडगट को हम एनल कैनाल पे बोलते हैं। फोरगट के बारे में बताया था कि इक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है ना। मिडगट को हमने बताया था इंडोडर्मल और हिंडगट को फिर से बताया था इक्टोडर्मल, जिसमें एनल कैनाल। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बताया था। एलिमेंट्री कैनाल के अगर लेंथ की बात की जाए तो कितना था बताओ। एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जल्दी बोलेगा 6 to 9 मीटर, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ भी बताया था कि अप्रॉक्स 6 to 9 मीटर का हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसके बाद बेटा हमने एसोसिएटेड ग्लैंड बताया था, जिसमें हमने बताया था कि हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में और क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में और लीवर के बारे में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो हमने बहुत ही अच्छे से इन चीजों को कवर किया था। इसके बाद बेटा मैंने बात की थी किसकी, टीथ की, है ना। स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने में हमने बताया था और एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो फोरगट वाला पार्ट है वो लीड कहाँ करता है, आपके माउथ में। और माउथ में मतलब ओरल कैविटी में, है ना। तो ओरल कैविटी को मैंने बताया था कि स्पेस जो है आपका टीथ और अंदर का जो स्पेस है जहाँ पे टंग वगैरह प्रेजेंट है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। साथ ही साथ हमने वेस्टिब्यूल एक वर्ड यूज किया था, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक, अपने दांतों और चिक के बीच का जो स्पेस है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमने बताया था टीथ के बारे में कि टीथ जो है हमारा मेन ऑर्गन ओरल कैविटी का, जो हेल्प करता है किसको, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में, है ना। टीथ में हमने क्या क्या बताया था, सबसे पहले टीथ के स्ट्रक्चर की बात किए थे, जिसमें बात किए थे टीथ का जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, जो व्हाइटिश पार्ट है उसको बोलते हैं इनेमल, है ना। उसके नीचे क्या है, डेंटाइन, और फिर क्या है, पल्प कैविटी। इनेमल के बारे में क्या बताया था कि ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फास्फोरस सब की मदद से बनता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके बाद इनेमल के बारे में बताया था हम कि ये बनती है जिस सेल से, उस सेल का क्या नाम है, इनेमल डिराइव फ्रॉम व्हिच सेल बताओ, एमिलोब्लास्ट सेल। हमने नाम बताया था कि इनेमल बनता है एमिलोब्लास्ट सेल से, है ना। साथ ही साथ हमने क्या बताया था, ई से इनेमल और ई से इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है ना। 3 जर्म लेयर बताया था, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, जिससे कि 3 सारी ऑर्गन डिराइव होती है। तो जो इनेमल है वो इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है और बना होता है एमिलोब्लास्ट सेल से और हार्डेस्ट सब्सटेंस से। उसके नीचे क्या था, डेंटाइन, डेंटाइन जो है ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है। कैसा होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। और कौन सा ऑरिजिन है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन।
उसके नीचे क्या था बेटा, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या है, आपकी आर्टरीज, वेन्स, लिम्स, है ना, नर्व्स, ये सब प्रेजेंट होता है। पल्प कैविटी में जो इंटर करता है आर्टरीज वेन, वो करता है बाय अ पोर, जिसको हम बोल रहे थे क्या, कैनाल, है ना, फोरामेन कैनाल, आपको याद हो। इसके बाद हमने बेटा क्या बताया था, एपिकल फोरामेन का वही डिस्कशन किया था कि जो आपका आर्टरीज वेन्स वगैरह है वो पोर से इंटर करता है पल्प कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। इसके बाद हमने बेटा बताया था कि हमारा जो डेंटाइन है और पल्प कैविटी है, उससे डेंटाइन जो है जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग लेयर। साथ ही साथ हमने बताया था बेटा कि जो डेंटाइन है बोनी पार्ट है आपके बॉडी का। इसके बाद हमने टीथ के बारे में क्या बताया था, टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ में हमने क्या क्या बताया था, हेट्रोडॉन, बिनोडॉन, डाइफाइओडॉन और थिकोडॉन। जिसमें बताया था कि थिकोडॉन का मतलब होता है कि हमारे सॉकेट में टीथ का इम्बेडेड होना, ह्यूमन में जो टीथ है उसके जॉ में इम्बेडेड रहता है, धसा रहता है, उसको हम बोलते हैं थिकोडॉन। फिर हमने बताया था डाइफाइओडॉन, यानी कि हमारा टीथ ऐसा है 20 टीथ जो लाइफ में 2 बार रिपीट होता है ना, टूटता है बचपन में दुधारू दांत और फिर से दोबारा से आता है, तो इसको 2 बार दांत आने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइफाइओडॉन, 2 बार डेंटिशन, यानी कि मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ या फिर टेम्पररी टीथ इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ, है ना, इसको डाइफाइओडॉन कंडीशन। उसके बाद बेटा हमने क्या बताया था, थिकोडॉन, डाइफाइओडॉन। उसके बाद लास्ट थर्ड में क्या बताया था, बताओ खुद बोलो, बोलो ब्यूनोडॉन, यानी कि हमारा जो कस्प होता है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, इसको बोले थे ब्यूनोडॉन कंडीशन। एंड सबसे लास्ट में बताया था बेटा हेट्रोडॉन, यानी कि हमारा जो टीथ है सब एक तरह का नहीं होता है, कुछ जो है इंसिजर्स है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, 4 तरह का होता है, इसी को बोलते हैं हेट्रोडॉन। इंसिजर्स का काम है कटिंग, कैनाइन का काम है टीयरिंग ऑफ फूड, कैनाइन का क्या काम है, टीयरिंग ऑफ फूड। एंड मोलर प्रीमोलर का क्या काम है, चिविंग करने का काम करता है ना, ग्रिंडिंग का काम करता है। तो ये हमने बताया था। रूट के बारे में बताया था कि इनेमल और डेंटाइन में एक एक रूट प्रेजेंट होता है ना। और प्रीमोलर में जो है सो ऊपर में 2 रूट और नीचे में 1 रूट, और मोलर में ऊपर में 3 रूट और नीचे में 2 रूट। सब याद होगा, है ना, दिमाग में बेटा सेट कर लेना पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो हमने आपको बताया है, याद रखो। मैंने बोला है एक भी क्वेश्चन नीट में इससे बाहर नहीं आएगा, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको करो, एनसीईआरटी को करो, मोर देन इनफ, है ना। तो होपफुली मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया 5 से 10 मिनट में, जितनी भी कल के क्लास में हमने पढ़ा था। और साथ साथ बेटा कल और बात किया था हमने डेंटल फॉर्मूला का, क्या बात किया था, डेंटल फॉर्मूला का, है ना। डेंटल फॉर्मूला क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ अपर और लोअर जॉ। हाफ अपर जॉ या हाफ लोअर जॉ में टीथ का कैसे अरेंजमेंट रहता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, डेंटल फॉर्मूला, जिसमें हम पहले क्या लिखते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, है ना। और तुमको बताया था कि जो स्मॉल चाइल्ड है यानी कि मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला अगर बात करें तो 2102/2102 into 2, है ना, 2102/2102 होता है। अगर हम बात करें एडल्ट टीथ की तो 2123/2123, यानी कि मिल्क टीथ में बेटा क्या अब्सेंट होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं होता और साथ ही साथ लास्ट मोलर नहीं होता, है ना। तो इस पे मैंने सारी बातें की थी। हमने भी बोला था कि मोनोफायोडॉन टीथ कितना होता है, कितना ऐसा टीथ होता है जो लाइफ में एक ही बार आता है, 12, है ना। प्रीमोलर और लास्ट वाला मोलर, इसको काउंट कर दोगे तो 12 आ जाएगी। 2 1 3, 3 और 3 6 और 6 12, समझ में आ रहा है ना, 12 थे और टोटल 20 थे मिल्क है, दोनों को मिला के 32 एडल्ट टीथ हुआ था। हमने बताया था एक और क्वेश्चन भी कराया था, अगर कोई बच्चा 16 या 16 ईयर का है तो उसकी डेंटल फॉर्मूला क्या होगी, तो क्या होगी 2122, क्योंकि प्रीमोलर तो आ जाता है लेकिन लास्ट मोलर सबसे लास्ट में आता है, विजडम टीथ जिसको हम बोलते हैं। ये सभी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको एकदम दिमाग में सेट किया था। आप एक बार कॉपी को रिवाइज कर लोगे या फिर वीडियो को फिर से वॉच कर लोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर में हम रिमेनिंग आपका ऑर्गन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टंग का। किसका बात करते हैं, टंग। टंग के बारे में अगर बात किया जाए बेटा तो टंग क्या है आपका, फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, आराम से ऐसे मूव कर रहा है, देखो, है ना, फ्रीली मूवेबल है। साथ ही साथ मस्कुलर है, मस्कुलर है ना, मसल से बना हुआ, फ्री मूवेबल मस्कुलर। अब मैंने तुम्हें 2 चीज बताया था बेटा, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री होता है, जैसे हैंड, इसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। जो इनवॉलेंट्री होता है उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, है ना। एक हार्ट का मसल होता है कार्डियक मसल। तो जो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री करने का मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट तुम क्या स्टमक को राउंड राउंड घुमा सकते हो क्या, नहीं ना, वो स्मूथ मसल्स है। तो जो मसल्स आपके कंट्रोल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, जो वॉलेंट्री होता है। टंग जो है बेटा वो क्या वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है ना, आपके कंट्रोल में, आप चाहो तो ऐसे ऐसे जिधर चाहोगे वैसे मूव कर लोगे। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो टंग क्या है, एक तो फ्रीली मूवेबल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है ना। तो फ्रीली मूवेबल स्केलेटल मसल्स का बना हुआ और वॉलेंट्री ऑर्गन है।
जो कि हेल्प करता है क्या, च्यूइंग ऑफ फूड में, चबाते हो दांत से, लेकिन सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है, तो मिक्स ऑफ द सलाइवा, और साथ ही साथ जो है निगलने में भी खाना में हेल्प करता है ना। तो उसी चीज को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो यहाँ, ध्यान दो। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर, है ना, टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर या फिर स्केलेटल मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ। तो पहला लाइन देखो, टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था बेटा सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट के बारे में लास्ट क्लास में। क्या बताया था कि सॉफ्ट पैलेट जो है मॉडिफाई करके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इव्यूला। क्या बोलते हैं, इव्यूला। और फेरिंग्स के बारे में भी बताया था लास्ट क्लास में। फेरिंग्स क्या, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। ग्लोटिस के बारे में बताया था, गुलिट के बारे में बताया था। लास्ट क्लास जरूर रिवाइजन कर लेगा, है ना। ऐसे तो मैक्सिमम मैंने रिवाइज करा दिया, बस कुछ चीजें छूट भी रही है तो आप रिवीजन मेरा लास्ट वीडियो देख के कर लो। मैं क्या बोल रहा था प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा था कि हमारा टंग जो है वो अटैच होता है बाय फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी का फ्लोर है देखो, इसके ए जो है अटैच होता है नीचे लोअर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। टंग जो है हमारा बेटा अटैच होता है बेस ऑफ द ओरल कैविटी से बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेमुलम। ए वाला ए, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। हमारा टंग जो है बेस में अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। टंग अटैच होता है बाय द बेस ऑफ ओरल कैविटी, किसके मदद से, फ्रेनुलम के मदद से। किसके मदद से, फ्रेनुलम के मदद से। अगर वो नहीं रहेगा तो टंग पता चला ऐसे चबा रहे हो, फूड के साथ अंदर चला जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो टंग जो है अटैच होता है बाय द बेस ऑफ ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम याद रखेगा, है ना, फ्रेनुलम याद रखेगा, सबलिंगुअल ग्लैंड में होता है फ्रेनुलम। अब आगे हम बात करें बेटा, अपर सरफेस ऑफ टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिला एंड सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बड, है ना। तो अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा टंग है बेटा, उस टंग के अपर सरफेस पे बहुत सारा पैपिला होता है। क्या होता है, पैपिला। छोटे 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 प्रोजेक्शन होते हैं जो आंखों से नहीं दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं पैपिला। और इसमें जो है प्रेजेंट होता है टेस्ट बड, जिसकी वजह से कोई भी फूड का टेस्ट को हम फील कर पाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपका जो टंग है ना, जीभ है ना, वो बियर करता है किसको, टेस्ट बड को। और टेस्ट बड प्रेजेंट होता है पैपिला के ऊपर। आ रहा समझ, आपका टंग पे, जीभ पे बहुत सारे पैपिला हैं जो कि अलग अलग टेस्ट बड को बियर करते हैं। समझ गए। कुछ टेस्ट जो है मीठा के लिए स्वीट टेस्ट, है ना, सॉवर टेस्ट, तुम्हारा सॉर टेस्ट, सब अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग रिसेप्टर लगा होता है। बच्चा पार्टी ध्यान देना एक चीज और, यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ कि चिल्ली जो होता है, तीखा चिल्ली, ये लिख भी लोगे, है ना, पॉइंट मैंने छोड़ दिया, लिख लोगे। चिल्ली जो होता है उसका कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। हमारे टंग पे कोई भी टेस्ट बर्ड चिल्ली का नहीं होता है। चिल्ली रियल में जो आप तीखा खाते हो, रियल में बेटा न्यूरल बर्निंग सेंसेशन है। आपका जो न्यूरॉन है उसका बर्निंग सेंसेशन होता है, उसी का स्टिमुलस को आप फील करते हो। ये कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो चिल्ली का टेस्ट बर्ड होता है क्या, अरे चिल्ली का टेस्ट बर्ड होता है हम लोग में, नहीं होता। क्या, चिल्ली का टेस्ट बर्ड हम लोगों में एब्सेंट होता है। क्लियर है बेटा। और हमारे टंग पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होता है, पैपिला, जो क्या बियर करते हैं, टेस्ट बर्ड। हमारे टंग में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पैपिला, जो क्या बियर करते हैं, अलग अलग टेस्ट बर्ड को बियर करते हैं, अलग अलग टेस्ट बर्ड को बियर करते हैं। बताओ क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है, अलग अलग टेस्ट बर्ड को बियर करते हैं। अब चलो पढ़ो यहाँ पे, द अपर सरफेस ऑफ द टंग। वही क्या होती है कि जब कभी भी फीवर वगैरह आता है बेटा, बहुत हैवी फीवर या तबीयत जब खराब होता है, जैसे अभी कोविड-19 के केस में हो रहा था, तो आपका पैपिला डैमेज हो जाता है, टेस्ट बर्ड, और टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। हम फिर खाने का टेस्ट को नहीं फील कर पाते हैं, है ना। फिर लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, ये जो है ना हाई रीजनरेटिव पावर हो, आपका जो टेस्ट बर्ड होता है प्यारे बच्चों, फिर से सुनो मेरी बात को, आपका जो टेस्ट बर्ड होता है वो बहुत ही जल्दी डिजनरेट कर जाता है। मतलब इसकी जो लाइफ स्पैन है बेटा, वो अराउंड 10 डेज की होती है। 10 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक डिजनरेट कर जाता है और फिर से जो है नया जनरेट होता है। कभी कभी आप जब टंग क्लीनर से टंग पे हैवी क्लीन करते हो तो उस केस में भी बहुत सारे टेस्ट बर्ड डैमेज हो जाते हैं। आ रहा है समझ में। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड का कि कितना टेस्ट बर्ड अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है, तो अगर हम बात करें तो देखो मैंने मेंशन भी किया है ना, 2000 से 8000, लगभग 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड आपके टंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ध्यान दोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिला, सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बर्ड, है ना। अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम पैपिला बोलते हैं, और जो कि क्या टेस्ट बर्ड को बियर करता है। अगर हम बात करें बेटा ऑन एवरेज, सामान्य रूप से
जो ह्यूमन का टंग है उसमें 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड होते हैं। कितने टेस्ट बर्ड होते हैं ह्यूमन के टंग पे? कितने टेस्ट बर्ड? अप्रॉक्स 2000 टू 8000। कितना होता है बताओ? 2000 टू 8000 टेस्ट बर्ड होता है। अगर टेस्ट बर्ड की लाइफ स्पैन की बात की जाए तो लगभग 10 दिन। ठीक है, क्लियर होगा इतनी बात, इसमें कुछ है नहीं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ दीज आर एस्टिमेटेड टू बी 10 डेज। अब देखो ध्यान दो, होता क्या है कि मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये तुम्हारा है इपिथेलियम ऑफ टंग, जीभ है ना, जीभ टंग। तो टंग का जो सबसे ऊपर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? इपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं? इपिथेलियल लेयर। सबसे ऊपर जो है एपिडर्मिस का, वो इपिथेलियल लेयर होता है टंग पे। तो ये जो इपिथेलियल लेयर है ऑफ द टंग, वही जो है मॉडिफाई करके क्या बनाता है? ऐसे पैपिला। दिख रहा है? इपिथेलियल लेयर जो है बेटा यहाँ पे क्या हुआ? मॉडिफाई, है ना। ये क्या हो रहा है? देखो मॉडिफाई हो रहा है ऐसे ना, ऐसे मॉडिफाई हो जाता है। तो मॉडिफाई करके क्या बनाता है? पैपिला। और इसी पैपिला पे बेटा अलग 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 अलग, तो येलो कलर से देख रहे हो? येलो कलर से, ये येलो कलर से ये वाली दिख रहा? ये दिख रहा? ये दिख रहा? तो ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। तो पैपिला बियर टेस्ट बर्ड, पैपिला बियर टेस्ट बर्ड। आ रहा है समझ में? और ये जो है टेस्ट बर्ड ही बेसिकली बेटा क्या करता है? आपको टेस्ट को रिसेप्ट करता है, टेस्ट को सेंस कर पाता है। अब आगे हम बात करें बेटा, तो ये जो टेस्ट बर्ड है, ये टेस्ट बर्ड टेस्ट को फिल किया, लेकिन वो फिल करने का काम तो ब्रेन करेगा ना। तो इसको कोई ना कोई इस टेस्ट बर्ड के स्टूडेंट्स को ब्रेन तक ले जाएगा। और वो क्या होता है? क्रैनियल नर्व। याद रखना है फिर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रैनियल नर्व। व्हाट इज क्रैनियल नर्व? द नर्व्स व्हिच कैरी a stimulus from taste bud to the brain. What is cranial nerve? cranial nerve यहाँ क्या काम कर रहा है? cranial nerve जो है काम कर रहा है टेस्ट बर्ड से जो टेस्ट का स्टिमुलस है उसको ब्रेन तक ले जा रहा है। बताओ मेरी बात सेट है क्या? दिमाग में सेट है? ठीक, आगे चलो। अब बेटा अगर हम बात करें ना टेस्ट बर्ड क्या, कहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट बर्ड होता है, अगर टेस्ट बर्ड की लोकेशन की बात करें तो हम अभी उन चीजों को सीखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि बेटा अलग अलग जो पैपिला होता है हमारे टंग के ऊपर, कौन कौन सी पैपिला होता है। ठीक है, पैपिला समझ लो ना, पैपिला ही तो टेस्ट बर्ड बियर कर रहा है ना। पैपिला बेसिकली क्या है? इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल लेयर ऑफ टंग। टंग के एपिथेलियल लेयर का मॉडिफिकेशन है, यही तो टेस्ट बर्ड बियर कर रहा है। तो हम बात करेंगे कौन कौन सा पैपिला आपके टंग पे बेटा प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से अगर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो है आपका ये टंग है, इस टंग में अगर बात करें तो सबसे नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, है ना, फिर मैं हटा दूंगा सो दैट नोट आपका क्लियर रहे। अगर मैं बेटा ध्यान से ये देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो ये क्या है? यहाँ पे भी पैपिला। अगर तुम यहाँ बीच में ऐसे देखोगे, ऐसे जो व्हाइट 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 कलर से बनाया है बहुत सारा, है ना, ये भी क्या है? पैपिला। पैपिला का लोकेशन है। और अगर पीछे में देखोगे ना, ऐसे भी से दिख रहा है पीछे में, पीछे में, हाँ पीछे में बेटा, बेस पे नहीं, ये है बेस, ये है बेस, है ना, ये है लेटरल साइड टंग का। और पीछे में मतलब अगर पीछे में ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड भी शेप का एक पैपिला प्रेजेंट होता है। तो तीन पैपिला हमारे, तीन तरह का पैपिला हमारे टंग पे होता है। कौन कौन? एक तो पीछे में जो आप भी शेप का देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिला। क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पैपिला। क्या बोलते हैं बताओ? सर्कमवैलेट पैपिला। अगर आप साइड में देखोगे, साइड ऑफ द टंग, तो साइड में देखोगे तो बेटा होता है फंजीफॉर्म पैपिला। क्या होता है? फंजीफॉर्म, है ना, साइड में, टंग के साइड में होता है फंजीफॉर्म। और बीच में अगर बात किया जाए, यहाँ पे, हाँ, बीच में अगर बात किया जाए बेटा, तो बीच में होता है फिलिफॉर्म पैपिला। तो तीन तरीके का पैपिला बेटा हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है। कौन कौन? सर्कमवैलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलिफॉर्म पैपिला। कौन कौन प्रेजेंट होता है? सर्कमवैलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलिफॉर्म पैपिला। फिर से बोलो, रिपीट करो मेरे साथ, कौन कौन सा पैपिला प्रेजेंट होता है बेटा हमारे टंग पे? सर्कमवैलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलिफॉर्म पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलिफॉर्म पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला और फिलिफॉर्म पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला सबसे पीछे में है ना, भी शेप का इन्वर्टेड। फंजीफॉर्म पैपिला साइड में टंग का। और फिलिफॉर्म पैपिला की अगर बात करें, फंजी साइड, फिल्ली, फंजी साइड और फिल्ली बीच में, है ना, बीच में अगर बात करें तो फिलिफॉर्म पैपिला। अब अगर खास बात हम ध्यान दे बेटा, तो जो सर्कमवैलेट पैपिला है, इस सर्कमवैलेट पैपिला जो है सबसे बड़ा होता है। देख नहीं रहे हो, लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है। सर्कमवैलेट पैपिला बेटा लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। और कुछ खास बात क्या है इसका? इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, भी शेप का होता है। देखा मैंने, भी का ऐसे शेप होता है,
वी शेप का होता है, देखने से भी पता चल रहा है, मैं कोई बताने वाली बात है। इन्वर्टेड होता है, वी शेप का होता है। अगर बात करें बेटा इसमें टेस्ट वर्ड का, तो इसमें मिनिमम इन नंबर है। इस सरकम, मैंने ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सरकम वैलेंट पैपिला है, सबसे बड़ा वाला लार्जेस्ट पैपिला है, अगर उसके नंबर की बात की जाए तो मिनिमम इन नंबर होता है ना। मिनिमम इन नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे 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 तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन, तो ये जो है ना सबसे कम मॉडिफाई है, मतलब मिनिमम इन नंबर है। कौन? सरकमवैलेंट पैपिला। पैपिला पैपिला मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनना ध्यान से। सरकमवैलेंट पैपिला का अगर बात किया जाए बेटा तो मिनिमम इन नंबर होता है, 8 से 12 होता है। जैसे गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 14 बना दिया, 8 से 12 होता है सरकमवैलेंट पैपिला। लेकिन नंबर में तो कम है, सबसे लार्जेस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेस्ट बर्ड यही बियर करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लार्जेस्ट इन्वर्टेड वी शेप, मिनिमम इन नंबर 8 to 12, बट बियर मैक्सिमम टेस्ट बर्ड। कितना? 100 से 300 टेस्ट बर्ड लगभग लगभग ये बियर करता है। कौन? सरकमवैलेंट पैपिला। बताओ क्लियर है क्या इतनी बात है? अब दूसरा जो है वो कौन सा पैपिला है? साइड में है ना, टंग के साइड में, जिसका नाम है फंजीफॉर्म पैपिला। क्या नाम है? फंजीफॉर्म पैपिला। अगर इसकी हम बात करें बेटा तो फंजीफॉर्म पैपिला में रेड पिंक ऐसे ऐसे दिख रहा है, गुलाबी और लाल कलर का डॉट जो मैंने बनाया है, तो ये रेड पिंक डॉट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लेटरल साइड ऑफ द टंग, और ये भी टेस्ट बर्ड को बियर करता है। क्लियर है मेरी बातें? है ना, मीठा टेस्ट लगता है नीचे में, स्वीट टेस्ट, इसी की वजह से फंजीफॉर्म पैपिला पे जो टेस्ट बर्ड है उसकी वजह से। अगर आप लास्ट में बात करोगे तो बीटर टेस्ट लगता है ना, बीटर। आगे देखो ध्यान दो, फिलीफॉर्म पैपिला जो बीच में है। फिलीफॉर्म पैपिला की बात करें बेटा तो सबसे स्मॉल यही होता है, स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम इन नंबर होता है। पैपिला मैक्सिमम इन नंबर होता है। देखो सरकमवैलेंट में पैपिला मिनिमम इन नंबर था, टेस्ट बर्ड मैक्सिमम बियर कर रहा था। यहाँ जो है फिलीफॉर्म पैपिला में पैपिला नंबर में कम होता है, सॉरी पैपिला जो है साइज में छोटा होता है, मैक्सिमम इन नंबर होता है। यहाँ पे सरकमवैलेंट पैपिला में पैपिला मिनिमम इन नंबर था, 8 से 12 ही था, लेकिन टेस्ट बर्ड ज्यादा बियर कर रहा था। तो पैपिला और टेस्ट बर्ड में डिफरेंस है बेटा। पैपिला हो गया मॉडिफिकेशन इपिथेलियम जो टेस्ट बर्ड को बियर करता है। अगर हम बात करें फिलीफॉर्म पैपिला का तो स्मॉल है, मैक्सिमम इन नंबर है, प्रेजेंट करता है इंटायर सरफेस ऑफ द टंग, पूरी की पूरी लगभग टंग के सरफेस पे फिलीफॉर्म पैपिला देखने को मिलता है। ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर, इसलिए व्हाइट कलर मैंने लिखा भी है। और सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीफॉर्म पैपिला में टेस्ट बर्ड होता ही नहीं। क्या सर, क्यों नहीं है? नेचर ऐसा बना है। फिलीफॉर्म पैपिला में बेटा टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है। तो तुमसे क्वेश्चन नीट में पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैपिला डजंट कंसिस्ट एनी टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड? तो कौन सा आंसर करोगे? सरकमवैलेंट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला या फिर फॉलिएट पैपिला? तो ऑप्शन कौन सा टिक करेगा बेटा? फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम नंबर पे होता है, स्मॉल साइज है, लेकिन कोई भी टेस्ट बर्ड बियर नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखो। अच्छा बच्चों ध्यान देना, हमारे टंग पे कितने पैपिला हैं? 3 तरह के। कौन कौन? सरकमवैलेंट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला। इसके अलावा भी एक पैपिला होता है जिसको बोलते हैं फॉलिएट पैपिला। क्या बोलते हैं? फॉलिएट पैपिला, जो बेसिकली बेटा हम लोग में एब्सेंट होता है। ह्यूमन के केस में फॉलिएट पैपिला एब्सेंट होता है, बाकी एनिमल्स में होता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैपिला नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन? कौन सा पैपिला नहीं प्रेजेंट होता? फॉलिएट पैपिला एब्सेंट इन ह्यूमन। तो इस तरह से बेटा टंग हमने पूरी की पूरी टंग को पढ़ लिया। हमने पढ़ा टंग क्या है? एक मस्कुलर स्केलेटल मसल से बना हुआ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है जो अटैच होता है बेस ऑफ द ओरल कैविटी से बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम, है ना। फिर हमने बियर के टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड भी होता है और अलग अलग पैपिला होता है, टाइप्स ऑफ पैपिला भी पढ़ा, सरकमवैलेंट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला और फिलीफॉर्म पैपिला, और उसके बारे में डिटेल में समझ, है ना। लाइफ स्पैन के बाद की टेस्ट बर्ड का, ये सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टंग पढ़ने के बाद हमने टीथ को पढ़ लिया अच्छे से और टंग को पढ़ लिया, है ना। टंग के बाद कौन सा आएगा? अगर फूट जाएगा तो फेरिंग्स। क्या ऑर्गन आएगा? कौन सा ऑर्गन आएगा बताओ? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या है बताओ? कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। अब ध्यान दो, देखो सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों,
कि अगर हम बात करें फेरिंग्स का, तो फेरिंग्स क्या है? ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है ना। पिछला डायग्राम याद करो, कल के क्लास का डायग्राम याद करो, मैंने पूरी दिमाग में आपको सेट किया था कि फेरिंग्स कहाँ पे है ना, लैरिंग्स कहाँ पे है, तुम्हारा इसोफेगस कहाँ पे है, कैसे जो नेजोफेरिंग्स कहाँ खुल रहा है, ओरोफेरिंग्स कहाँ पे है, दोनों मिला के कॉमन ओपनिंग और लैरिंगोफेरिंग्स, ये सब चीजों को डिटेल में हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर को बताया था, इसको एक बार रिकॉल करें। ध्यान देगा, फेरिंग्स क्या है बेटा? फेरिंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है, इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है। कौन? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है बेटा? कॉमन पैसेज है, कॉमन है मतलब एयर फूड दोनों उससे होकर गुजरता है, और उसके बाद जो है इपीग्लोटिस एयर को लेके चला जाता है ग्लोटिस में, जो कि ओपनिंग है विंड पाइप का, और फूड जो है वो चला जाता है बुलिट में, यानी कि ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। क्लियर है इतनी बात है? अब हम अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो हम अगर फेरिंग्स को डिवाइड करें तो फेरिंग्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग और लैरिंगोफेरिंग। तो फेरिंग्स को बेटा हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग। अगर हम नेजोफेरिंग्स की बात करें तो ध्यान दो स्पीकर पे, है ना, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। अगर हम बात करें तो ये तुम्हारे इसके थ्रू एयर आ रही है, ये क्या है? नेजोफेरिंग्स है ना, सिर्फ और सिर्फ एयर आएगा, नाक से सांस लिए, सांस जो अंदर गया और जहां से निकला तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। ये जो मुंह है, माउथ है आपका, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के थ्रू जो एयर अंदर इनहेल करते हो, फूड भी करते हो, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग जो होता है बेटा, माउथ का जो ओपनिंग यहाँ पे आ रहा है ओरोफेरिंग, हाँ अंदर में ओरोफेरिंग जो है उसमें फूड भी आ रही है, एयर भी आ रही है, बोथ ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। लेकिन अगर नेजोफेरिंग्स की बात करें जो नाक से ओपन हो रहा है, नेजोफेरिंग्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एयर, ओरोफेरिंग्स की बात करें तो एयर और फूड दोनों। अब दोनों मिलकर आगे खुलता है कहाँ पे? लैरिंगोफेरिंग। लैरिंगोफेरिंग जो है वो ट्रैकिया में जाती है, लैरिंग्स में जाता है, और लैरिंग्स में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एयर। पता मेरी बात है, क्लियर है? तो फेरिंग्स में क्या ध्यान रखना है? फेरिंग्स में ये ध्यान रखना है कि इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, और जिसके थ्रू आगे जाके एयर अगर है तो विंड पाइप में चला जाएगा, यानी कि ट्रैकिया में चला जाएगा, और अगर फूड है तो इसोफेगस में चला जाएगा। ट्रैकिया में जाता है तो जाने के बाद ड्यूरिंग सॉलिंग, जब हम खाना को निगलते हैं बेटा, तो फूड जो है हमारा ट्रैकिया में ना चला जाए बल्कि वो इसोफेगस में ही जाए, ट्रैकिया में बिल्कुल भी ना जाए। इसके लिए जो है ट्रैकिया के ओपनिंग जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस, उसके ऊपर एक फ्लिप फ्लैप कवरिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? उस ट्रैकिया के कवरिंग को बंद कर देता है। जैसे ही बंद करेगा तो कोई भी फूड का पार्टिकल आपके ट्रैकिया में नहीं जाएगा, बल्कि जहां इसोफेगस में जाना है वही जाना है। तो व्हाट इज एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस इज फ्लिप फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया, जो कि मूव करता है। और इसोफेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो आगे जाके खुलता है कहाँ पे? इसोफेगस में, यानी कि आपका फूड पाइप में, और ट्रैकिया में, यानी कि विंड पाइप। तो इतनी बातें हमें लगता है कि बेटा इतने बार आपको बोल दिया कि एकदम दिमाग में सेट हो गया, है ना। अगर फंक्शन की बात करें इसका, फेरिंग्स का, तो फेरिंग्स का काम क्या है? डिग्लूटेशन में मदद करता है ना, सॉल्विंग ऑफ फूड। फेरिंग्स में जो है फूड जब हम निगलते हैं तो फेरिंग्स से होते हुए जाके नीचे जाता है, सॉल्विंग ऑफ फूड में हम बोल सकते हैं कि इसका फंक्शन। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रहेगा। मेन पॉइंट यही है जो आपको माइंड में रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको माइंड में रखना है, नीट में आती है। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड। अब बेटा जब हम फेरिंग्स को पढ़ लिया, फेरिंग्स जो है आगे लीड करेगा कहाँ पे? इसोफेगस में। याद करो कल का क्लास, फेरिंग्स कहाँ जाएगा? खुलेगा कहाँ पे जाके? पहले तो ओरल कैविटी से फेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा फूड? इसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में, फूड पाइप के बारे में। ध्यान देगा, तो इसोफेगस है उसको कॉमनली हम भोजन की नली या फूड पाइप भी बोलते हैं, जो कि डायफ्रागम से अंदर से होते हुए बेटा गुजरता है ना। अगर हम बात करें बेटा इसोफेगस का, इसोफेगस की लेंथ की बात करें तो 22 टू 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसोफेगस की लंबाई की बात करें बेटा तो 22 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है हमारा इसोफेगस, है ना। इसोफेगस की लेंथ की बात करें तो 22 टू 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। वो पूछेगा कि इसोफेगस की लेंथ बताओ एक एडल्ट मैन में, एडल्ट मैन की बात हो रही है तो कितना बोलोगे? 22 से 25 सेंटीमीटर। अब छोटा बच्चा तो 22 से 25 सेंटीमीटर थोड़ी हो जाएगा। एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट मैन की बात हो रही है अगर करें तो जो इसोफेगस का साइज है वो होता है कितना?
22 से 25 सेंटीमीटर, 22 टू 25 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गई लेंथ की बात इसोफेगस का, है ना। तो इसोफेगस की लेंथ भी ध्यान में रखना है, 22 से 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें बेटा मसल्स ऑफ इसोफेगस का, तो इसोफेगस का मसल्स में क्या कैसा रहता है, तो देखो हम एक चीज बताते हैं। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, वो अलग अलग मस्कुलर लेयर से मिलकर बना हुआ। मेरी बात को फिर से सुनना। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो अलग अलग मस्कुलर लेयर से बना हुआ है। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, जब एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ेंगे तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, बाहर से जब हम अंदर जाते हैं बेटा, बाहर से जब हम अंदर जाते हैं, बाहर से जब अंदर जाते हैं, तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सिरोसा। कौन सा लेयर बोलते हैं? सिरोसा। फिर उसके अंदर में होता है मस्कुलरिस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर उसके अंदर में होता है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर में होता है म्यूकोसा लेयर। जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप है, फूड पाइप को ये मैंने काट के प्लेट से बाहर निकाल लिया, कहते हैं ना सीजर से, और निकाल के ऐसे जब देखोगे तो बाहर का जो लेयर जो तुमको आंखों से दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे सिरोसा, और अंदर की जो लेयर है इसको बोलेंगे म्यूकोसा लेयर। बोले मेरी बात क्लियर है क्या? आउटर हो गया सिरोसा और अंदर का हो गया म्यूकोसा लेयर। अब सुनेगा मेरी बात। जो अगर हम फूड पाइप की मेरे प्यारे बच्चों बात करें, तो फूड पाइप में इसोफेगस में जो 1/3 पार्ट है, यानी कि 25 सेंटीमीटर टोटल अगर मैं लेंथ कंसीडर कर लूं, तो अप्रॉक्स 1/3 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर ना, पहला 8 सेंटीमीटर लगभग। वो जो होता है बेटा, उसमें 1/3 पार्ट की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? स्केलेटल मसल से, यानी कि वो वॉलेंट्री होगा। वॉलेंट्री होता नहीं है, आप अगर कोई चीज निगलते हो तो यहाँ पे प्रेशर लगा के यहाँ तक निगल सकते हो। तो जो 1/3 पोर्शन है टोटल फूड पाइप का, 1/3 पोर्शन है बेटा, वो वॉलेंट्री होता है, स्केलेटल मसल से बना होता है। वहीं अगर 2/3 रिमेनिंग नीचे वाला का बात करें तो इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ तक फूड को तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन एक बार जब अंदर चला गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का, जिसके थ्रू फूड जो है धीरे धीरे स्टमक की तरफ जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी उसको हम बोलते हैं। तो वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो पूरी की पूरी आपका एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस में चलता है, ऐसे समझ लो। अब मैं बात करूं अगर इसोफेगस की बेटा, तो इसोफेगस का जो ऊपर का 1/3 पोर्शन है, इसोफेगस का जो ऊपर का 1/3 पोर्शन, याद रखना है स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, वॉलेंट्री होता है। और नीचे का जो 2/3 पोर्शन है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, यानी कि इनवॉलेंट्री होता है, अगर तुम ध्यान से देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे कि हमने क्या बताया, सबसे आउटर लेयर सिरोसा होता है, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। इसोफेगस के केस में मेरी बात को ध्यान से समझो, इसोफेगस के केस में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, अपर पोर्शन पे, इसोफेगस के केस में अपर पोर्शन पे सिरोसा लेयर अब्सेंट होता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपर लेयर, अपर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का फूड पाइप का जो अपर पोर्शन होता है बेटा, उसमें जो आउटर लेयर है सिरोसा, वो अब्सेंट होता है। बाकी सब एलिमेंट्री कैनाल में सिरोसा प्रेजेंट होगा, सिर्फ आप इसोफेगस वाला कुछ पोर्शन में सिरोसा लेयर अब्सेंट देखा गया। उसके जगह पे ट्यूनिका एडवेंसिया नाम का एक मसल्स लेयर होता है, जो फाइब्रस होता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। तो हमने क्या बताया? हमने इतना ही बताया प्यारे बच्चों कि जो हमारा इसोफेगस है, जो हमारा फूड पाइप है, उसमें अपर पोर्शन में सिरोसा का लेयर अब्सेंट होता है। सिरोसा के जगह पे वहां पे ट्यूनिका एडवेंटिसिया का लेयर प्रेजेंट होता है, जो व्हाइट फाइब्रस होता है। देखो ध्यान दे, यहाँ पे फूड पाइप है, इसोफेगस है जो स्टमक में आके कार्डियक रीजन में ओपन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बेटा बात करें तो ऊपर लेयर में सिरोसा अब्सेंट है, उसके जगह बेटा पर ट्यूनिका एडवेंटिसिया, जो व्हाइट फाइब्रस है। कैसा है? व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस। बताओ क्लियर है क्या? इतनी बातें समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट फिट है दिमाग में? अब देखिए, अब अगर हम बात करें बेटा इसोफेगस में, तो इसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर अब्सेंट, क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं है ना। माउथ में तो होता है, माउथ में सलेवरी अमाइलेज निकलती है, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकाराइड में तोड़ता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है हमारे फूड पाइप में, क्योंकि किसी तरह का कोई एंजाइम है ही नहीं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड absorption are both absent in tissue. Digestion and absorption both are absent in tissue. अब अगर हम बेटा बात करें एक और लाइन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपको माइंड में रखना है, क्या माइंड में रखना है? इन अपर इसोफेगस सिरोसा इज absent, but
तिनका एडवेंटिसिया इज पढ़िए। अगर हम अपर बात करें, अपर पोर्शन का, इन अपर इसोफेगस में अगर बात करें, अपर पोर्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इन अपर पोर्शन ऑफ इसोफेगस सिरोसा इज अब्सेंट। सिरोसा लेयर क्या होता है? जो आउटर लेयर है, मस्कुलर, आउटर मस्कुलर लेयर को हम सिरोसा लेयर बोलते हैं ना, एनसीईआरटी में देख सकते हो। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा, मिकोसा। मस्कुलरिस में भी आउटर लेविटोरनल, इनर सर्कुलर होता है, बीच में ऑब्लिक मसल होता है। बात का चीज मैं पढ़ाऊंगा, अभी के लिए समझो। सिरोसा लेयर अब्सेंट होता है, उसके जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? टिंका एडवेंटिसिया, जिसको हम व्हाइट फाइब्रस भी होता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसोफेगस में हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। तो हमने टंग को पढ़ लिया, फेरिंक्स को पढ़ लिया और इसोफेगस को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे किसकी बातें करेंगे? स्टमक का। स्टमक की बातें करेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस तरीके से हमारा अलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ेंगे। तो आज ही बेटा हम स्टमक की बातें करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें करेंगे।